नमस्कार। मानसिक स्वास्थ्य हमारी शारीरिक कार्यकुशलता के लिए अनिवार्य है। अक्सर हम रोजाना की भागदौड़ में अपने मानसिक स्वास्थ्य की अपेक्षा करते हैं, जिसका सीधा असर हमारी परफॉर्मेंस और आपसी रिश्तों पर पड़ता है। मानसिक विकास और स्वास्थ्य के बारे में जानकारी को बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य दिवस के उपलक्ष्य में 167 एमएच के मानसिक रोग विशेषज्ञों से हमने बातचीत की और हमारे जवानों द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो में दिखाए जा रहे हैं। मुझे आशा है कि सभी जवानों के लिए यह वीडियो उपयोगी होगी और मानसिक विषयों के बारे में उनके मन में जो भी संदेह या प्रश्न है वह दूर होंगे और उनकी जानकारी में बढ़ोतरी होगी। सुप्रभात, मैं लेफ्टिनेंट नवजोत कौर आप सबका स्वागत करती हूँ मनोचिकित्सा विभाग द्वारा आयोजित एक छोटे से पैनल डिस्कशन में। जैसा कि आप सब जानते हैं, हर वर्ष 10 अक्टूबर को विश्व भर में वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मनाया जाता है और इस वर्ष का विषय जो WHO द्वारा दिया गया है वह है मेंटल हेल्थ इन एन अनइक्वल वर्ल्ड। इस दिवस को मनाने का यही महत्व है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक कर सकें मानसिक स्वास्थ्य के बारे में और उससे जुड़े सोशल स्टिग्मास अथवा भेदभाव से कैसे छुटकारा पाया जा सके। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए मैं आमंत्रित करना चाहूँगी कर्नल देवीना और कर्नल राजीव सैनी को, ताकि हम अपनी चर्चा शुरू कर सकें और ये सारे सवाल पूछे गए हैं हमारे सैनिकों द्वारा। मेरा पहला प्रश्न कर्नल देवीना से है कि मानसिक स्वास्थ्य क्या है और एक व्यक्ति की मानसिक स्थिति का अंदाजा कैसे लगाया जा सकता है? WHO के डिक्लेरेशन के मुताबिक केवल मानसिक बीमारी नहीं होना ही स्वास्थ्य नहीं है, बल्कि अगर इंसान अपने काबिलियतों को पूरा करने में सक्षम रहे, आम जिंदगी की जरूरतों को जूझने में सफल रहे, काम में प्रोडक्टिव रहे और समाज के लिए भी कुछ योगदान कर सके, तभी हम मान सकते हैं कि एक आदमी मानसिक तौर से स्वस्थ है। सिगमंड फ्रॉइड ने इसका बड़ा सरल तरीके से बताया था कि मतलब काम करने और प्यार करने के लिए सक्षम है तो वो मानसिक तौर से स्वस्थ है। ये स्थायी नहीं होता, जैसे हमारा स्वास्थ्य भी स्थायी नहीं होता, बट फिर भी जो मनोचिकित्सक लोग हैं वो लोग जो आदमी का इंटरव्यू करके उनके जो बिहेवियर को ऑब्जर्व करके और कुछ साइकोलॉजिस्ट टेस्ट भी देने से काफी हद तक मानसिक स्वास्थ्य का पता चल जाता है। इसीलिए गौरतलब है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO अपनी स्वास्थ्य की परिभाषा में शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य को भी शामिल करता है। एक व्यक्ति का बदलता हुआ व्यवहार मानसिक रोग का कारण कैसे बन सकता है? मैं कर्नल सैनी से आग्रह करूंगी कि वह इस पर प्रकाश डालें। देखिए, जो हमारा मन है उसके तीन मुख्य पहलू होते हैं। पहला है सोच विचार, दूसरा है फीलिंग या महसूस करना और तीसरा वह हमारे बिहेवियर को भी कंट्रोल करता है। तो कोई भी व्यक्ति में अगर उसमें कोई बदलाव पाया जाता है तो वो उसकी मानसिक स्थिति का में जो परिवर्तन आया उसका सूचक है। और अगर यह व्यवहार कुछ हद से पार हो जाता है, उदाहरण के तौर से अगर कोई व्यक्ति बहुत दिनों तक लगातार उदास है और उसके मन में इस प्रकार की सोच विचार आ रही है कि मेरे जीवन से कोई फायदा नहीं है, लोगों को मेरी ज़रूरत नहीं है या मैं किसी काम का भी नहीं रहा हूँ और बार बार बनने के विचार आ रहे हैं और उसके अनुसार वो लगातार मायूस और हताश निराश महसूस कर रहा है और उसका जो बर्ताव है उसमें भी काफ़ी परिवर्तन आ गया है, जैसे कि वो अभी सबसे अलग रह रहा है या फिर अधिक नशे कर रहा है। तो ऐसा हम मान सकते हैं कि अगर किसी व्यक्ति के बर्ताव में या व्यवहार में कुछ परिवर्तन आया है तो शायद वो किसी मानसिक बीमारी का सूचक है। और ये अगर बहुत दिन तक लगातार रहे तो हम उसको जांच भी कर सकते हैं और उसकी मानसिक बीमारी के बारे में पता भी लगा सकते हैं। सर ने काफी सरल तरीके से इस प्रश्न का उत्तर दिया। आगे बढ़ते हुए मैं कर्नल देवीना से पूछना चाहूंगी कि तनाव क्या है, इसके क्या क्या कारण होते हैं और तनाव से बचने के लिए क्या क्या करना चाहिए? तनाव देखो आजकल हमारे जिंदगी का एक अटूट हिस्सा बन गया, जो इसका एग्जैक्ट कोई परिभाषा या डेफिनेशन नहीं है, लेकिन जो जिंदगी की जरूरतें या मुश्किलें को हम जूझते हुए जो शरीर और मन में जो बदलाव आता है उसी को हम तनाव कहते हैं। एक ही घटने का असर हर एक आदमी में अलग अलग किस्म के होते हैं।
अगर हम इसको एक चुनौती मान के चले तो हम इसमें कामयाब हो जाता है। लेकिन हम इसको एक कोई भी घटना या सोच को हम एक खतरा के रूप में देखते हैं, तो जो खतरों से निपटने के लिए हमारे जो शरीर में जो सिस्टम है, फाइट और फ्लाइट सिस्टम बोलते हैं, जिसमें जो हार्मोन्स सेक्रेट हो जाते हैं, उसकी वजह से उसका एक प्रतिक्रिया हो जाता है। और ये है जैसे एसिडिटी, ब्लड प्रेशर बढ़ना, नींद नहीं आना, घबराहट, या किसी को गुस्सा ज़्यादा आ जाना, गाली गलौज करना, दारू या शराब की सेवन ज़्यादा कर लेना, या कुछ लोग इतने हद तक पहुंच जाते हैं कि खुदकुशी भी करने के लिए भी सोचने लग जाता है। नॉर्मल इंसान भी कभी कभी स्ट्रेस के से उबर जाते हैं जब काफ़ी सारे स्ट्रेसर्स इकट्ठा हो जाते हैं, या एक बड़ा हादसा जैसे पत्नी का निधन हो या सेपरेशन हो। इसकी वजह से कभी कभी नॉर्मल इंसान भी स्ट्रेस से प्रभावित हो जाता है। या हमारी जो कोपिंग कैपेसिटी है, जो स्ट्रेस के साथ निपटने का, वो भी जब कम पड़ता है तब भी हम इससे प्रभावित होते हैं। एक फौजी की जिंदगी में आम तौर से क्या क्या स्ट्रेसर हो सकता है? छुट्टी नहीं मिलना, या फील्ड में रहना, परिवार से दूर रहना, कम समय में ज़्यादा काम करने के लिए बताना, अनरियलिस्टिक टाइप डेडलाइन रख लेना, ये जल्दी कराना है, पैसे की समस्या या परिवार की समस्याएं, या कभी कभी हमारे परिवार की जो ज़रूरतें और फौजी जिम्मेदारियों में तालमेल नहीं होता है, कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, या फ्रीक्वेंट जो पोस्टिंग्स होते हैं हमारा, और अपने लिए कम समय मिल जाना, या यूनिट में कुछ गाली गलौज या ह्यूमिलिएशन की कुछ एपिसोड हो जाना, या सीनियर से क्लियर कट ऑर्डर नहीं मिलना, या साथ वाले जो काम करने वाले उनमें से कोई सपोर्ट भी नहीं मिलना, या हमारी ट्रेनिंग भी पर्याप्त नहीं होता। अगर हम अच्छे तरीके से ट्रेंड है तो हम स्ट्रेस से भी निपट सकते हैं। स्ट्रेस को जैसे कैसे हम निपट सकते हैं? हम बेसिकली हमारे सोच, जैसे मैंने बोला, चुनौती के रूप से, है ना, स्ट्रेस के सिम्टम्स के बारे में अवेयर हो जाना चाहिए, जैसे घबराहट, बीपी बढ़ जाना, या सिर दर्द, या नींद नहीं आना इत्यादि से हम अवेयरनेस ज़्यादा होना चाहिए, ताकि हमारा बिहेवियर में चेंज लाना है। जैसे काफ़ी चीज़ें करना है, प्रायोरिटाइज करना है, टाइम को मैनेज करना है हमें, और कुछ हम जैसे हमारे पास रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस सिखा सकते हैं कि आपकी डाइट ठीक रखो, दारू नशे के सेवन से दूर रहे, और पर्याप्त मात्रा में नींद भी लेना चाहिए। इन सब चीज़ों से हम तनाव के असर से बच सकते हैं। अगर हम सब भी ये तरीके अपनाएं तो निश्चित रूप से तनाव से बचा जा सकता है। प्रश्न मेरा कर्नल सैनी से ये है कि क्या स्ट्रेस और डिप्रेशन एक ही चीज़ है, और इससे कैसे उभरा जा सकता है? देखिए, जो स्ट्रेस जो है वो केवल एक रिएक्शन है, हमारी बॉडी का या मन का रिएक्शन है। कोई भी अगर हमारे सामने कोई बड़ा परिवर्तन होता है, या कोई दुर्घटना होती है, या अंदरूनी हो या बाहरी हो, बाहरी जैसे कि कोई बड़ा नुकसान हो जाना, अंदरूनी ऐसी कोई बड़ी बीमारी का पता चल जाना, जैसे कैंसर हो जाना या ट्यूबरकुलोसिस लंबी बीमारी हो जाना, तो उसको मद्देनजर रखते हुए थोड़ा हमारा बॉडी का या मन का रिएक्शन होना लाजमी है, और इसे हम नॉर्मल मान सकते हैं। ज़्यादातर हम व्यक्तिगत तरीके से या पर्सनल तरीके से इसका निवारण खुद ही कर सकते हैं। जैसे साहब ने तरीके बताए अच्छे, पूरी नींद लेना, बुरे नशों से दूर रहना, और अपने समय का अच्छे से प्रयोग करना, और जो भी आपके सामने मुश्किल है उसका हल निकालना। तो जो हमारी स्ट्रेस है, जो भी कोई तनाव है, उसको हम खुद ही सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन डिप्रेशन वो है एक बीमारी, जैसे बाकी बीमारी होती है, डायबिटीज़ का है बीमारी, ब्लड प्रेशर का बीमारी है, हार्ट अटैक का बीमारी है, वैसे डिप्रेशन भी एक बीमारी है, और उसमें जो लक्षण होते हैं वो बहुत दिन तक लगातार रहते हैं। जैसे लगातार बहुत दिन तक मन उदास रहना, शरीर में लगातार थकान महसूस करना, आपके जो नॉर्मल कार्य हैं उसमें रुचि कम हो जाना या ख़त्म हो जाना, बार बार जीने की तमन्ना ख़त्म हो जाना, और ऐसा लगना कि अभी जीने से कोई फ़ायदा नहीं है, बार बार नींद टूटना, भूख ना लगना, लगातार वजन कम होते रहना, तो ये सब लक्षण इस बीमारी के लक्षण हैं। और अगर ये बहुत दिन तक रहे तो ये हमारी दिनचर्या, हमारा सोच विचार और हमारी जो कार्य क्षमता उसके ऊपर डायरेक्ट असर करता है। तो ऐसी स्थिति में हम मान सकते हैं कि ये केवल तनाव ही नहीं है,
ये एक बीमारी का रूप धारण कर चुका है और इसका डॉक्टरी उपचार ही इसका अच्छा तरीका है इसको हैंडल करने का। तो जैसा कि सर ने बताया, अति आवश्यक है कि हम अपने आपसी मन मुटाव, भेदभाव को दूर रखें ताकि तनाव और डिप्रेशन से बचा जा सके। हमारे जवानों में आत्महत्या के केसेस काफी बढ़ रहे हैं। कर्नल देवेना, क्या मुख्य कारण हो सकते हैं जवानों में आत्महत्या के और इसका रोकथाम कैसे किया जा सकता है? भारत में ज्यादातर लोग सामाजिक या आर्थिक कारणों की वजह से खुदकुशी के लिए प्रेरित हो जाता है। कुछ लोग मानसिक बीमारी से ग्रस्त है, जैसे उदासीपन या शराब की लत या स्किज़ोफ्रेनिया, या कुछ पर्सनालिटीज होते हैं जिनको हमेशा नकारात्मक सोच रखते हैं या जो अपने गुस्से को काबू में नहीं रख सकते हैं, या जिनके पारिवारिक हिस्ट्री है सुसाइड्स का, ये अनुवांशिक भी देखा गया है, या जो गंभीर बीमारियों से ग्रस्त है जैसे कैंसर हो या एड्स से गुजर रहे हैं, जिनके पारिवारिक समस्याएं चलते जा रहे हैं। युवाओं में जो खास करके हमारे सैनिक के उम्र के हैं, लव का फेलियर या जो बच्चों में जैसे एग्जाम में फेल हो जाना इत्यादि है जो कॉमन कारण। लेकिन जो 3 साल में जो हमारे जो एमएच में, पठानकोट एमएच में जो 10 जवान जो रेफर हुआ आत्महत्या की कोशिश के लिए, उनमें औसतन उम्र भी एवरेज 30 साल का उम्र का था और सर्विस भी उनका 10 साल का था। ज्यादातर लोगों ने, मतलब 10 लोगों में से 7 लोगों ने बताया कि जो पति पत्नी के अनबन की वजह से उन्होंने ये कदम उठाया था। केवल 3 ही लोगों ने बताया यूनिट की कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से ही उन्होंने बताया। तो ये लोग आत्महत्या करने के जो तरीके भी इस्तेमाल किया था वो नॉन लीथल, मतलब उनको मालूम था शायद इससे मृत्यु तो नहीं होगा, तो इसको हम एक मदद की मांग के तौर से देखते हैं कि मतलब उनको मदद चाहिए कि जो मुश्किलें से जो गुजर रहा था। जो सेकंड क्वेश्चन था आपका कि कैसे हम इसकी रोकथाम करें, हमें पहले चाहिए कि जो खुदकुशी के लिए प्रेरित होने वाले या खुदकुशी करने वाले को कैसे पहचानें। उनमें से कुछ बिहेवियरल चेंजेस दिखते हैं, जैसे ज़्यादा उदास है या जो ज़्यादा बेचैन है, जिनको नींद नहीं आ रहा है, जिनको अपनी समस्याओं को उपाय नहीं मिल रहे, जो आत्मविश्वास खो बैठे हैं या अपने आप को घृणित महसूस करते हैं, जिन्होंने भविष्य के बारे में सोचना भी बंद कर दिया या अपने पैसे और जायदाद को बंटवारा करना भी शुरू कर दिया, या जो अपने ऊपर ख्याल नहीं कर रहे, खाने पीने में, सोने में कोई ख्याल नहीं रख रहा है, या अचानक शराब या धूम्रपान का इस्तेमाल भी ज़्यादा कर दिया है, या जो मरने के बाद करते हैं आपसे कि अभी ज़िंदगी बेकार है, अभी जीने से कोई फ़ायदा नहीं। ऐसे लोगों को हमें सतर्क रहना चाहिए ताकि उनको जल्दी से जल्दी मानसिक चिकित्सा केंद्र में पहुंचा सकते हैं या अपने डॉक्टर साहब जहाँ नज़दीक है उनके पास पहुंचा सकते हैं, या फिर अपने चेन ऑफ कमांड को इन्फॉर्म करना चाहिए ताकि उनको अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। उनको इमीडिएटली हेल्प मिलने से काफ़ी हद तक हम ये आत्महत्या को रोक भी सकते हैं। तो सर, क्या ओपीडी में ऐसे भी पेशेंट्स आपके पास आते हैं जो कहते हैं कि हमें छुट्टी नहीं मिली इसलिए मेरे मन में आत्महत्या का विचार आया या फिर मैंने सुसाइड अटेम्प्ट किया? कर्नल सैनी, मेरा प्रश्न ये है कि डिनायल ऑफ लीव आत्महत्या का कारण और क्यों और कैसे बन सकता है? देखिए, जब हम फौज में आए तो हमने अपने आप को फौज के प्रति समर्पित किया और जो भी उसके नियम कानून हैं उसको पालन करने का हमने प्रण किया। और छुट्टी जो एक चीज़ ऐसी है जो कि हमारे जीवन में मिलना या ना मिलना हमारे बस में नहीं है। तो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, हमारी जो आर्म फोर्सेस है, वो इस नियम पे चलती है कि कोई भी कार्य करने के लिए पर्याप्त मात्रा में मैन पावर उपलब्ध होनी चाहिए। तो इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है हर कमांडर को दी गई है और वो जवानों को पूछ के एक लीव प्लान बनता है, उसके अनुसार ही जवानों को छुट्टी दी जाती है। और अभी तो कानून ये है कि जवान को पूरी छुट्टी मिलेगी, एनुअल लीव और कैजुअल लीव साल में पूरी मिलेगी। और हमने भी काफ़ी सालों में देखा कि जवान कभी छुट्टी को लेके बोलते तो हैं
कि शायद छुट्टी नहीं मिला, लेकिन कभी ये कोई कारण हमारी नज़र में नहीं आया कि उसको छुट्टी नहीं मिली। इसके विपरीत अधिकतर जो सुसाइड्स हुए तो हम लोग क्या करते हैं, बाद में जाके साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी करते हैं ये जानने के लिए कि इसका क्या कारण था। अधिकतर वो लोग थे जो छुट्टी से अभी लौट के आए थे, तो उनके जीवन में कुछ ऐसी समस्याएं थी जो छुट्टी में जाके भी वो उनका कोई सोल्यूशन नहीं कर पाए। और इसलिए मैं कह सकता हूँ कि छुट्टी मिलना या ना मिलना, इसमें कोई रिलेशनशिप नहीं पाया गया है सुसाइडल बिहेवियर के तौर से। तो छुट्टी जो है आजकल खुली है, कभी भी कोई भी जवान छुट्टी जा सकता है, लेकिन यूनिट की जो कार्यक्षमता वो प्रभावित नहीं होनी चाहिए, और ये कमांडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। छुट्टी को लेकर आपके जीवन में कोई तनाव ना बने, इसलिए आवश्यक है कि आप अपनी जो छुट्टी है उसे प्री प्लान करें। कर्नल सैनी, कैसे पता लगाया जा सकता है कि एक व्यक्ति अल्कोहल डिपेंडेंट है और एक एडीएस के मरीज को कुल कितना समय लगता है फुल्ली रिकवर होने के लिए? देखिए, जो कोई भी बीमारी होती है उसके कुछ लक्षण होते हैं। जैसे मलेरिया एक बीमारी है, उसका लक्षण लगातार बुखार आना, तेज बुखार आना, ठंडी लगती है। ट्यूबरक्लोसिस एक बीमारी होती है जिसके लक्षण होते हैं कि खांसी आती है, खांसी में खून आता है, भूख कम लगती है, वजन कम हो जाता है। तो उसी प्रकार अल्कोहल डिपेंडेंट सिंड्रोम भी एक बीमारी है, इसके कुछ लक्षण हैं जिसको ध्यान में रखना चाहिए। अगर लगातार शराब की जो मात्रा है उसमें बढ़ोतरी हो जा रही है, और पहले वो कभी एक आध दिन, कभी हफ्ते में पीता था, लेकिन अभी हर रोज शराब पीता है और अधिक मात्रा में शराब पीता है, और उसका जो सेवन है वो 2 पैक से 3 पैक से 4 पैक और लगातार बढ़ता जा रहा है, तो इसको हम टॉलरेंस बोलते हैं। इसके अलावा अगर वो शराब जिस दिन नहीं पीता है तो उसके शरीर में कंपन होना, नींद ना आना या बेचैनी होना, इसको हम विड्रॉल बोलते हैं, ये भी एक लक्षण है। और तीसरा है कि उसका जो कंट्रोल है, कितनी मात्रा में शराब पीना है, कब पीना है और कब नहीं पीना, उसके ऊपर कंट्रोल धीरे धीरे खत्म हो जाता है। और मना करने के बावजूद भी बार बार वो शराब की स्थिति में पाया जाता है। तो ये कुछ लक्षण है जिससे हम यह पता लगा सकते हैं कि शायद एक शराब का जो सेवन है एक बीमारी का रूप धारण कर चुका है, और इसको भी इलाज करने से ही ठीक हो जाता है। दूसरा, आपने ये पूछा कि ये ठीक हो जाता है या नहीं ठीक हो जाता है और कितना समय लगता है। हमने ना एक रिसर्च करी जिसमें हमने 100 मरीजों को लगातार 1 साल के लिए फॉलो किया, और उसमें हमने देखा कि 6 महीने के उपरांत उनमें से 55 लोग रिलैप्स कर चुके थे, यानी कि वो दोबारा शराब की सेवन शुरू कर चुके थे इस मात्रा में ताकि उनको दोबारा एडमिट करना पड़ा। लेकिन 45 मरीज 6 महीने तक ठीक थे, और 1 साल में जब हमने इलाज कंटिन्यू रखा, दवाइयाँ कंटिन्यू रखी, काउंसलिंग वगैरह कंटिन्यू रखी, तो 1 साल के अंत में 85% यानी 85 आउट ऑफ 100 ठीक स्थिति में पाए गए, जो कि शराब काफ़ी हद तक छोड़ चुके थे। और इसी को अगर आगे बढ़ाया जाए, समय को आगे बढ़ाया जाए, यानी कि 2 साल जो कि सरकार का नियम है, 2 साल तक हम इनको ट्रीटमेंट करते हैं, उसमें हमने पाया कि 80 से 90% मरीज अक्सर काफ़ी हद तक ठीक हो जाते हैं। केवल 10% बीमारी हैं जो इससे उबर नहीं पाते हैं। ये जो 10% का फिगर है, ये केवल अल्कोहल डिपेंडेंस नामक बीमारी के लिए लागू नहीं है। कोई भी बीमारी हो, चाहे वो हार्ट की बीमारी हो, चाहे वो कैंसर की बीमारी हो, चाहे वो ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी हो, सब में हमने पाया है कि 10% जो है मरीज की तबीयत नहीं ठीक होती है, क्योंकि और कारण भी उसके शरीर में आने शुरू हो जाते हैं। तो ये काफ़ी हद तक 90% तक ये बीमारी जो है अगर लगातार इलाज किया जाए तो ये ठीक हो जाती है। अगला प्रश्न मैं कर्नल दिवीना से पूछना चाहूंगी कि क्या नियमित रूप से शराब का सेवन करने वाले भी मानसिक रोगों का शिकार हो सकते हैं? हम लोग फौजी लोग कभी आनंद के लिए या कभी ठंडी इलाके में या कभी कभी लड़ाई के डर निकलने के लिए शराब का सेवन शुरू करते हैं, लेकिन ये धीरे धीरे सालों में एक आदत बन जाता है। आदत फिर बाद में हमारी जिंदगी का मजबूरी बन जाता है, और नहीं पीने से हमें कुछ शरीर में कुछ तकलीफें दिखाई देते हैं, जिसको हम विड्रॉल सिम्टम्स बोलते हैं, और फिर रोजमर्रा का जो काम है उसको पीने वाले एक तरफ रख लेते हैं। फिर इसका प्रभाव सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक
इत्यादि क्षेत्रों में भी दिखाई पड़ता है। जो सैनिक वेपन या गाड़ी चलाते हैं वो दूसरों के लिए जोखिम उनकी जान के लिए जोखिम बन सकता है। यूनिट में पनिशमेंट्स काउंसलिंग होने के बावजूद भी कई लोग ये आदत कम कर नहीं सकता या तोड़ नहीं सकता, तभी हमें एक बीमारी के रूप में मानते हैं जिसको हम अल्कोहल डिपेंडेंस या एडिक्शन बोलते हैं। ये एक शारीरिक बीमारी है जो जिसका उन लोगों में दिमाग में जो रिवार्ड सर्किट्स या जो मेमोरी के सर्किट्स है उसमें जो न्यूरोकेमिकल्स है उसमें बदलाव पाया गया है, और इसका कारण आनुवांशिक भी हो सकता है या जैसे पर्यावरण है फौज की तरह या संगत की तरह, और या किसी का जो मानसिक बीमारी है पहले से उसकी वजह से भी शराब की सेवन ज़्यादा हो सकता है। हमें इन लोगों को जल्दी से जल्दी पहुंचाना, मानसिक रोग विशेषज्ञ के पास पहुंचाना है ताकि इनका इलाज जल्दी से जल्दी शुरू कर सकते हैं, और इनका इलाज भी है, काफ़ी हद तक काफ़ी लोग इससे निकल भी जाते हैं। यह बिल्कुल सही कहा गया है। हर एक चीज का एक मात्रा में ही उपयोग किया जाए तो ठीक है, नहीं तो नुकसान भी कर सकती है। फौज में फॉर्म 10 काफी प्रचलित है, तो मैं कर्नल दिवीना से पूछना चाहूंगी कि आखिर ये फॉर्म 10 किस लिए भरा जाता है और ये क्यों जरूरी है? इससे सैनिक के सर्विस या उसके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? ये बहुत अहम चीज है। काफी सारे सैनिकों में फॉर्म 10 के बारे में काफी मिथ्याएं हैं। फॉर्म 10 एक कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट है जो कमान अधिकारी साहब जो उसके नीचे काम करने वाले अफसर या सैनिक के बारे में लिख के कॉन्फिडेंशियल रूप में मनोचिकित्सक तक पहुंचाता है। इसमें जो उनको मनोचिकित्सक के पास भेजने का क्या कारण था या क्या रीजन भेजने जो हालात के बारे में ही परामर्श किया है। सीओ डिटेल में उस व्यक्ति के मनोरोग के पूर्व जो स्वभाव था और जो अभी जो बदलाव देखा है, या उनके शराब या कोई नशीले पदार्थ का सेवन के बारे में, या उनको सजा जो मिला, इन्हीं के बारे में परामर्श हुआ है। ये मनोचिकित्सक जो है हम लोगों के लिए बहुत अहम इंफॉर्मेशन का एक स्रोत है, और जो बीमारी का भी सही अंदाजा लगाने में काफी हद तक हमें भी मदद करता है। लेकिन जो सैनिक या जो अफसर जिनको रेफर किया है, फॉर्म 10 की वजह से कोई एडमिनिस्ट्रेटिव या लीगल इम्प्लीकेशंस नहीं होते हैं, और हम लोग जो असेसमेंट या डिस्पोजल करते हैं वो केवल क्लिनिकल असेसमेंट के ऊपर ही है। ये नहीं कि फॉर्म 10 में जो लिखा गया उसके मुताबिक ही हम चलते हैं। तो देखिए, जो फॉर्म 10 है वो कोई पनिशमेंट का एक जरिया नहीं है। ऐसा हमारे सैनिकों में यह धारणा है कि फॉर्म 10 किसी का अगर भरा गया है तो वो उसको पनिशमेंट के तौर से भरा गया है। ये केवल एक जानकारी का जरिया है जो कि डॉक्टर तक सीओ एक लिखित तौर से पहुंचाता है। इसके अलावा इसकी कोई खास मान्यता नहीं है, और आज की डेट में फॉर्म 10 जरूरी भी नहीं है। कोई भी मरीज डॉक्टर को सीधा जाके मिल सकता है या उसको भेजा जा सकता है, फॉर्म 10 की आवश्यकता नहीं है। कुछ केसेस में जब हमें जानकारी पूरी नहीं मिलती तो हम लोग सीओ को बोल के फॉर्म 10 मंगवाते हैं। इसके अलावा इसकी और कोई मान्यता नहीं है। तो यह फॉर्म सिर्फ एक जानकारी का जरिया है, इसका कोई भी निहितार्थ यानी इम्प्लीकेशन नहीं है। कर्नल सैनी, WHO द्वारा इस वर्ष का जो विषय है मेंटल हेल्थ इन एन अनइक्वल वर्ल्ड, इसका क्या मतलब है? मेंटल हेल्थ इन एन अनइक्वल वर्ल्ड का मेन मकसद ये है कि जो मानसिक बीमार लोगों के लिए जो उनकी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी की जाएं। जैसा कि आप जानते हैं, इनकी संख्या हमारे पॉपुलेशन में काफ़ी अधिक है। काफ़ी लोग मानसिक तौर से बीमार हैं, लेकिन इनके जो इलाज की सुविधाएं हैं वो बड़े बड़े शहरों तक ही सीमित हैं। छोटे गांवों में, कस्बों में, वहाँ पे इनके इलाज की कोई व्यवस्था नहीं है। तो ये सरकार को एक मैसेज है जिसमें ये बताया गया है कि जो मानसिक बीमार लोग हैं उनके लिए जो संसाधन है वो इक्वल तौर से डिस्ट्रीब्यूट हों और उनके इलाज की व्यवस्था की जाए। मानसिक स्वास्थ्य के बारे में लोगों को जागरूक करना बहुत आवश्यक है ताकि सही समय पर सही इलाज हो सके। नहीं तो दुनिया में बहुत से ऐसे मरीज हैं जिनका मानसिक रोग एक सीक्रेट ही बन के रह जाता है।
मेरा आखिरी सवाल दोनों विशेषज्ञों से ये है कि मनोचिकित्सक के होने के बावजूद भी लोग क्यों संकोच करते हैं उनके पास जाने से? ऐसी क्या धारणाएं या क्या स्टिग्मा है हमारे समाज में और इससे कैसे निपटा जा सकता है? देखो, मानसिक बीमारी एक कलंक या दब्बा माना जाता है हमारे जो समाज में अभी भी। ये हमारे देश की ही बात नहीं, वेस्टर्न दुनिया में भी लोग झिझकते हैं मनोचिकित्सक के पास पहुंचने के लिए। और जो मानसिक बीमारी से जो पीड़ित मरीज है उनका सिम्टम्स भी होते हैं, जैसे हैलुसिनेशंस, जो उनको असल में नहीं है, उनको दिखाई देता या सुनाई देता, या डेल्यूजन्स, जो मिथ्याएं हैं उनके मन में, या व्याकुलता या उदासीपन। उनकी वजह से जो अपने परिवार से भी ठीक तरह से वो बर्ताव नहीं कर पाते या घुल मिलकर बातें नहीं कर सकता है। उस टाइम पे अगर यूनिट में भी जो उनके कोलीग्स है, अगर वो लोग भी इसको फॉर्म 10 केस या साइको या PSY केस बोल के अलग रखेंगे तो इनके ऊपर काफ़ी असर होता है और ये संकुचित और हो जाते हैं और इलाज के लिए भी झिझकते हैं, दवाइयाँ छूटना शुरू करते हैं। धीरे धीरे जो कलंक है, जो स्टिग्मा है, वो अपने अंदर भी ले लेते, इंटरनलाइज करते हैं, जिसकी वजह से उनकी कॉन्फिडेंस काफ़ी हद तक कम हो जाता है और इलाज के लिए वो अगेन हानिकारक है और उनका जो असल में जो काबिलियत है वो भी भूलना शुरू कर देते हैं और वो बीमार की तरफ और नीचे की तरफ स्तर उनका चले जाते हैं। देखिए, कोई भी गलत धारणा का कोई कारण होता है। हमारे जो अगर हम हिस्ट्री में देखें तो मानसिक बीमारियों को एक प्रकोप के तौर से देखा गया था कि इसने कोई गलत काम किया है, भगवान ने इसको सजा दी है, या कोई भूत प्रेत इसको चिपक गया है इसको सजा देने के लिए। तो यानी कि वो व्यक्ति ने कोई बड़ा गलती किया है जिसकी उसको सजा मिल रही है और जो वो दौर से गुजर रहा है उसकी वो पनिशमेंट के तौर से उसको मिला है। ऐसी धारणा थी कुछ डिकेड्स पहले या फिर कुछ सदियों पहले। तो इन लोगों से लोग डरते थे, तो इसीलिए उनको अलग से एक पागलखाने के अंदर बंद करके रखा गया था। लेकिन जैसे जैसे साइंस ने तरक्की करी पिछले कुछ सालों में, यह पाया गया कि ये एक बीमारी है, नॉर्मल बीमारी है। जैसे ब्लड प्रेशर बीमारी है, डायबिटीज बीमारी है, हार्ट अटैक बीमारी है, वैसे यह भी एक मानसिक बीमारी है। जैसे उन बीमारियों का इलाज संभव है, इन बीमारियों का भी इलाज संभव है। लेकिन जैसे जैसे जागरूकता फैलेगी वैसे वैसे लोग इसके बारे में उनका जो